11 मई को अपनी शादी से पहले ही सोनम ने अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा रघुवंशी को अपनी जिंदगी से हटाने के लिए पूरा प्लान बना लिया था। राज कुशवाहा इंदौर का रहने वाला था और सोनम के फैमिली बिजनेस में फैक्ट्री मैनेजर की पोस्ट पर काम करता था और कई सालों से उसका सोनम के साथ अफेयर चल रहा था। राजा से शादी के बाद सोनम हनीमून पर कश्मीर घूमने का प्लान बनाती है, लेकिन राजा की फैमिली उन्हें कश्मीर जाने से साफ मना कर देती है। सोनम काफी एजुकेटेड थी, उसे पता था कि मेघालय में काफी पहाड़ और खाइयां हैं और राजा को रास्ते से हटाने के लिए उससे वहां आइडियल स्पॉट मिल जाएगा। मेघालय के जंगलों में ट्रैकिंग करते वक्त हर वक्त 3 लोग राजा का पीछा कर रहे थे। इससे पहले कि राजा कुछ समझ पाता, ये 3 अनजान लोग उसके ऊपर हमला कर देते हैं। 23 तारीख को जब सोनम और राजा अचानक गायब हो जाते हैं तो उनकी फैमिली वाले उन्हें ढूंढने मेघालय पहुंच जाते हैं। शिलोंग में मौजूद एक लोकल गाइड एल्बर्ट पेट की मदद से पुलिस को इस केस को सुलझाने में मदद मिलती है और आखिरकार पुलिस इस केस के मेन क्रिमिनल को अरेस्ट कर लेती है। आज हम 3D एनिमेशन की मदद से राजा रघुवंशी और सोनम के इस केस को डिटेल में समझेंगे, तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये तो आप सबको पता है कि सोनम और राजा रघुवंशी की 11 मई को इंदौर में बड़े धूमधाम से शादी हुई थी और यह शादी दोनों घर वालों की मर्जी से हुई थी। शादी के बाद करीब 16 तारीख तक राजा और सोनम को उनकी फैमिली वाले घर से बाहर नहीं जाने देते, क्योंकि उनके जो फैमिली पंडित थे उन्होंने राजा को शादी के बाद कुछ दिन तक बाहर जाने को मना किया था। इससे फ्रस्ट्रेट होकर सोनम राज कुशवाहा को कॉल करती है। ये राज कुशवाहा, जो सोनम के पापा की कंपनी में मैनेजर था, सोनम का अच्छा दोस्त था और लोगों का कहना था कि सोनम उसी से शादी करना चाहती थी। पर राज कुशवाहा की कास्ट अलग होने के कारण उसके पापा ने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया था। खैर, इधर सोनम जब अपनी प्रॉब्लम राज को बताती है तो वो उसे बोलता है कि राजा को किसी भी तरह हनीमून के बहाने घर से दूर लेकर जाओ ताकि हम उसे अपने रास्ते से हटा सकें। राज कुशवाहा की बातों में आकर सोनम जिद पर अड़ जाती है कि उसे हनीमून पर कश्मीर जाना है। लेकिन पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके बाद राजा रघुवंशी के घर वालों को थोड़ा सा डर लग रहा था, इसलिए उन्होंने राजा और सोनम से कहा कि कश्मीर मत जाओ, चाहो तो कहीं और चले जाओ। तब सोनम अपना प्लान चेंज करती है। अब वो एजुकेटेड थी, इसलिए उसे पता था कि मेघालय की ज्योग्राफी काफी हार्श है और वहां वो अपने मंसूबों को आसानी से अंजाम दे सकती है। इसलिए वो बिना किसी से पूछे असम की 2 टिकट बुक कर लेती है। हाँ, उसने ये बात अपने पति राजा को भी नहीं बताई थी कि असम के बाद वो लोग मेघालय भी जाने वाले हैं। यानी कि राजा को इस बात की रत्ती भर भी खबर नहीं थी कि उसकी पत्नी ही उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए क्या चाल चल रही है। इधर जैसे ही राज कुशवाहा को पता चलता है कि राजा सोनम के साथ मेघालय जाने को राजी हो गया है, तो राज इंदौर के ही अपने 3 किलर दोस्त विशाल, आकाश और आनंद को राजा को मारने के लिए हायर करता है। वह तीनों को एक स्पेशल मोबाइल फोन देता है और साफ साफ कहता है कि मेघालय में सिर्फ यही फोन इस्तेमाल करना, अपना पर्सनल नंबर नहीं, और राजा रघुवंशी को ऐसी जगह मारना जहां उसका सुराग न मिल सके। इसके बाद 17 तारीख को ही ये तीनों लोग मेघालय के लिए निकल जाते हैं। यानी कि सोनम और राजा जब इंदौर से असम के लिए निकले भी नहीं थे, उससे पहले ही ये लोग मेघालय पहुंचकर सेफ स्पॉट की तलाश में लग जाते हैं। इधर 20 मई की शाम सोनम और राजा भी अपने प्लान के अकॉर्डिंग गुवाहाटी पहुंच जाते हैं। वहां वो लोग पहले तो कामाख्या मंदिर के दर्शन करते हैं और 21 मई को गुवाहाटी घूमने के बाद 22 मई की सुबह ये दोनों गुवाहाटी से मेघालय के लिए निकल पड़ते हैं और शिलोंग में ये दोनों चेरापूंजी के पास एक होम स्टे में चेक इन करते हैं। चेक इन करने के बाद 22 मई को ही ये लोग वहां एक एक्टिवा स्कूटी रेंट पर लेते हैं और दिन भर आसपास के एरिया में ट्रैकिंग करते हैं। इस दौरान सोनम बार बार आकाश, आनंद और विशाल को मैसेज कर डायरेक्ट भी करती है और अपनी लोकेशन भी बताती रहती है। यानी कि जहां जहां सोनम और राजा जाते हैं, ये तीनों लोग भी हमेशा उनके आसपास ही मौजूद रहते हैं। 22 मई के बाद अब आता है 23 मई। यह वही दिन था जिस दिन एक बड़ी मुसीबत राजा रघुवंशी का इंतजार कर रही थी। 23 मई की सुबह करीब 6 बजे सोनम और राजा जिस होम स्टे में रुके थे वहां से चेकआउट करते हैं और वहां से निकलकर दोनों फिर से ट्रैकिंग पर निकल जाते हैं। ट्रैकिंग के दौरान दोनों एक कैफे शॉप पर भी रुकते हैं। वहां सोनम जानबूझकर जिद करने लगती है कि उसे एक ऐसे ट्रैकिंग पॉइंट पर जाना है जो काफी रिमोट था और जहां ज्यादा टूरिस्ट वगैरह नहीं जाते थे, और उस स्पॉट की इन्फॉर्मेशन आकाश ने ही सोनम को मैसेज पर दी थी, क्योंकि राजा को मारने के लिए उनके हिसाब से वो एकदम सुनसान और सही जगह थी। अब सोनम और राजा कैफे से उस स्पॉट के लिए निकलते हैं। उसी समय तीनों किलर भी ठीक राजा के पीछे इस तरह चल रहे थे और उनके ठीक पीछे थी सोनम। यहीं पर तीनों किलर जानबूझकर राजा के पास जाते हैं और उससे बात करने लगते हैं। अब राजा उनको हिंदी में बात करता देख आराम से उन लोगों के साथ कंफर्टेबल हो जाता है। इसी बीच रास्ते में उनको एक लोकल गाइड एल्बर्ट पेट भी मिलता है। वो सोनम से बोलता है कि ये जगह घूमने में क्या मैं आपकी हेल्प कर दूं, तो सोनम उसकी मदद लेने से भी मना कर देती है। इधर सोनम राजा के साथ जैसे ही प्री प्लान्ड स्पॉट पर पहुंचती है, वो आलोक से बोलती है, मारो, इसे मार दो, इसे जिंदा मत छोड़ना। इससे पहले कि राजा कुछ समझता, आलोक पीछे से उसके सिर पर एक ऐसे हथियार से हमला कर देता है जिसे लोकल लोग पेड़ काटने के लिए इस्तेमाल करते थे। इसके बाद तीनों किलर राजा को मारकर उसकी बॉडी को खाई में फेंक देते हैं।
इसके बाद सोनम उन तीनों किलर के साथ जब ट्रैकिंग पॉइंट से वापस आ रही होती है तो उन्हें रास्ते में फिर से वही गाइड अल्बर्ट पेट मिल जाता है। और वो गाइड एक चीज नोटिस कर लेता है कि ट्रैकिंग पॉइंट पर जाते वक्त सोनम के साथ 4 लड़के थे, जबकि वापसी में सिर्फ 3 ही लड़के थे। इसी वक्त करीब 1:30 के आसपास सोनम को राजा की मां का कॉल आता है और वो सोनम से कहती है कि राजा से बात करवाओ, उसका कॉल क्यों नहीं लग रहा है। तब सोनम बहुत ही कामली जवाब देती है कि राजा का फोन डेड हो गया है और अभी वो ट्रैकिंग करने नीचे गया है। यही वो आखिरी टाइम था जब राजा के फैमिली वालों ने सोनम से बात की थी और इसके बाद सोनम अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर लेती है। इधर करीब 2 बजे तीनों किलर सोनम से अलग हो जाते हैं और वो वापस इंदौर के लिए निकल जाते हैं। वहीं सोनम भी उसी वक्त गुवाहाटी जाने के लिए निकल जाती है। इधर 23 मई 2 बजे के बाद से राजा के फैमिली वाले उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तो राजा के साथ साथ सोनम का मोबाइल भी बंद आने लगता है। पहले तो उनको लगता है कि शिलोंग में कुछ नेटवर्क का इश्यू होगा, लेकिन जब अगले 2 दिन तक भी उनकी राजा और सोनम से बात नहीं हो पाती तो वो सोनम के भाई गोविंद और राजा के भाई को बोलते हैं कि वो मेघालय जाकर सोनम और राजा को ढूंढें और पता करें कि आखिर वो लोग कहाँ हैं। इधर 25 तारीख को सोनम गुवाहाटी से इंदौर पहुंचती है और वहां राज कुशवाहा से मिलती है, जो उसे एक सेफ हाउस में छिपा लेता है। लेकिन कुछ दिन बाद ही वो सोनम को वाराणसी भेज देता है, इस डर से कि कहीं कोई इंदौर में सोनम के साथ उसे देख न ले। और इस दौरान राज कुशवाहा लगातार फैक्ट्री जाने के साथ साथ सोनम के फैमिली वालों से भी मिलता रहता है, जैसे कि उसे सोनम के बारे में कुछ पता ही ना हो। इधर जब राजा और सोनम के भाई उनकी तलाश में शिलोंग पहुंचते हैं तो वे लोकल पुलिस को सोनम और राजा के बारे में बताते हैं कि वे दोनों 23 तारीख को जंगल में ट्रैकिंग करने गए थे। उसके बाद से उनका कोई अता पता नहीं है। तब पुलिस मिसिंग पर्सन के तौर पर एक केस रजिस्टर करती है और इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है। जब पुलिस की टीम राजा के भाई की बताई हुई लोकेशन के पास सर्च कर रही थी तो उन्हें वहां एक लावारिस स्कूटी दिखती है। राजा का भाई स्कूटी देखकर एकदम चौंक जाता है और बोलता है कि ये वही स्कूटी है जो मेरे भाई ने रेंट पर ली थी, मैंने फोटो में इसे देखा था। जब पुलिस ने स्कूटी पर लिखे नंबर से रेंटल एजेंट से कांटेक्ट किया तो एजेंट ने बताया कि उस स्कूटी को राजा और सोनम नाम के एक कपल ने कुछ दिन पहले रेंट पर लिया था, लेकिन उन्होंने उसे अभी तक लौटाया नहीं है। इसके बाद पुलिस सोनम और राजा की तलाश में आसपास के गेस्ट हाउस और होटल में सर्च करने लगती है। तभी वे लोग उसी होमस्टे पहुंचते हैं जहां सोनम और राजा रुके थे, जहां उन्हें पता चलता है कि सोनम और राजा तो वहां से 23 मई को ही चेकआउट कर चुके थे। इससे मेघालय पुलिस भी अब हरकत में आई। तलाश और जोर शोर से शुरू हुई। सर्च ऑपरेशन टीम बनाई गई, लेकिन दिक्कत यह थी कि खराब मौसम के कारण सर्च ऑपरेशन में भी दिक्कत आ रही थी। इसी दौरान 28 मई को पुलिस की एक सर्च टीम को जंगल में 2 लावारिस बैग नजर आते हैं। उस बैग में कुछ कपड़े और जरूरत का सामान था। जब वो बैग पुलिस ने राजा और सोनम के भाइयों को दिखाया तो वो बैग पहचान गए और उन्होंने कहा कि यह बैग सोनम और राजा का ही है। अब तक 2 जून आ गया था और राजा और सोनम को गायब हुए लगभग 10 दिन हो चुके थे। सर्च ऑपरेशन जोरों पर था। उसी दौरान पुलिस की एक टीम एक खतरनाक खाई में उतरी जो टूरिस्ट रूट के पास थी। वहां उन्हें एक डेड बॉडी मिलती है। यही नहीं, बॉडी के पास एक टूटी हुई मोबाइल स्क्रीन और कुछ पर्सनल आइटम भी मिलते हैं। बॉडी की हालत बेहद खराब थी और उसे पहचानना काफी मुश्किल था, इसलिए उसे पोस्टमार्टम के लिए शिलोंग मेडिकल कॉलेज भेज दिया जाता है। इसी बीच पुलिस बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए राजा रघुवंशी के भाई को कॉलेज बुलाती है। बॉडी के दाहिने हाथ पर राजा नाम का टैटू देखकर वह चौंक जाता है, क्योंकि वह बॉडी उसके भाई राजा की ही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात निकलकर सामने आई कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक मर्डर था। और खास बात यह थी कि पुलिस को बॉडी के पास ही थोड़ी दूरी पर एक धारदार चॉपर टाइप वेपन मिला, जो नॉर्थ ईस्ट में पेड़ वगैरह काटने के काम आता है। पुलिस को शक था कि उसी से राजा पर हमला किया गया हो। अब यह केस उलझता जा रहा था। तभी राजा के भाई ने पुलिस को बताया कि राजा की उंगलियों में हीरे और सोने की अंगूठियां थीं और कलाई पर ब्रेसलेट था और इन सब की कीमत करीब 1 लाख रुपए के आसपास थी। इस बात से पहले तो पुलिस को यह शक हुआ कि हो सकता है कि यह किसी लोकल गैंग की लूटमारी का काम हो, इसलिए पुलिस आसपास के होटल वालों, रेस्टोरेंट वालों, गाइड और लोकल लोगों से और भी ज्यादा पूछताछ करना शुरू कर देती है। इसी दौरान पुलिस गाइड अल्बर्ट पेट तक भी पहुंचती है। तब अल्बर्ट पेट पुलिस की दिखाई फोटो से राजा और सोनम को पहचान लेता है और वह पुलिस को बताता है कि उनके साथ 3 लोग और थे और ये सब आपस में हिंदी में बात करते थे। इसके बाद मेघालय पुलिस 21 से 23 तक की सीसीटीवी फुटेज खंगालती है और पाती है कि जिन लोकेशन पर सोनम और राजा थे, 3 अनजान लोग भी हमेशा उनके आसपास ही मौजूद रहते थे। अब पुलिस को समझ नहीं आ रहा था, जब मेघालय घूमने सिर्फ सोनम और राजा ही आए थे तो ये बाकी के लोग कौन थे। खैर, पुलिस अपनी जांच को और आगे बढ़ाती है और इसके बाद वो राजा और सोनम की कॉल डिटेल्स निकालना शुरू कर देते हैं। वो देखते हैं कि मेघालय आने के बाद राजा के मोबाइल से सिर्फ उसकी फैमिली को ही कॉल किया गया था, लेकिन एक बात अजीब थी कि सोनम के फोन से कई बार अलग अलग नंबर पर कॉल किया गया था और उनमें से एक नाम ऐसा था जिससे 11 मई यानी सोनम की शादी से पहले सोनम हर दिन घंटों बातचीत किया करती थी। जब उन्होंने उसकी डिटेल निकाली तो पता चला वो नंबर राज कुशवाहा का था, जो इंदौर में ही रहता था। जब पुलिस ने राज कुशवाहा की कॉल डिटेल निकाली तो पता चला कि उसने 17 से 2 जून तक लगातार हर दिन कई बार 3 अलग अलग लोगों के नंबर पर कॉल किया था। पुलिस ने उस दौरान जब उन कॉल की लोकेशन निकाली तो पता चला कि इस दौरान वो नंबर शिलोंग एरिया में ही एक्टिव थे।
इसने केस में नया ट्विस्ट पैदा कर दिया था। अब मेघालय पुलिस राज कुशवाहा के साथ उन 3 लोगों की तलाश में इंदौर पहुंच जाती है। जब पुलिस इंदौर से आकाश और विशाल को कस्टडी में लेकर पूछताछ करती है तो वे लोग अपना क्राइम कबूल कर लेते हैं। उनकी गिरफ्तारी की खबर मिलते ही राज कुशवाहा सोनम को अलर्ट कर देता है, जिससे सोनम काफी डर जाती है कि अब उसका प्लान एक्सपोज हो चुका है। इसलिए खुद को विक्टिम दिखाने के लिए वह एक नया ड्रामा प्लान करती है। अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए 8 जून को रात के 2 बजे वह वाराणसी के पास एक ढाबा पहुंचती है जिसका नाम था काशी चाय जायका। वह ढाबा ओनर साहिल यादव से रिक्वेस्ट करती है कि उसे एक अर्जेंट कॉल करनी है। उसकी हालत देखकर ढाबे का ओनर साहिल यादव उसे अपना मोबाइल दे देता है, जिसके बाद सोनम अपने भाई गोविंद को कॉल करके बताती है कि वह सेफ है और फिलहाल गाजीपुर में है। कुछ देर बाद गोविंद दोबारा साहिल को कॉल करता है, उसकी लोकेशन पूछता है और गाजीपुर की लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। गाजीपुर पुलिस सोनम को अपने साथ ले जाती है और सोनम का मेडिकल चेकअप कराया जाता है। उसी रात मेघालय पुलिस भी सोनम से पूछताछ करने गाजीपुर के लिए निकल जाती है। यहां सोनम पुलिस को बताती है कि उसे मेघालय में किडनैप और टॉर्चर किया गया था और वह किसी तरह जान बचाकर वहां से भागकर आई है। असल में यह उसका आखिरी कार्ड था खुद को निर्दोष साबित करने का, क्योंकि राज कुशवाहा और उसके दोस्तों के बयान के बाद सोनम को पता चल चुका था कि वह एक्सपोज हो चुकी है। सिर्फ राज कुशवाहा से शादी करने के लिए और राजा रघुवंशी को अपने रास्ते से हटाने के लिए सोनम ने इतनी बड़ी साजिश रच ली थी। खैर, एक्सपोज होने के बाद सोनम अपना गुनाह भी कबूल कर लेती है और इस तरह यह केस भी क्लोज हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी राजा रघुवंशी केस की पूरी कहानी। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या इस केस में अभी भी कुछ ऐसा है जो सस्पिशियस हो? यदि ऐसा कुछ है तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।